Bismillahirrahmanirrahim. Law of conservation of mass. According to this law, enduring correlation mass not create and not destroy. Just change another compound. इसको सब फ्रेंच केमिस्ट एंथोनी ल्यूइजन ने 18th सेंचुरी में एक क्लोज सिस्टम में इसका एक्सपेरिमेंट किया. उसके बाद एक जर्मन केमिस्ट लैंडोल ने इस पर मज़ीद तजुर्बे किए. इसके लिए हम सबसे पहले रिएक्शंस के बारे में पढ़ेंगे. रिएक्शंस, जब कोई भी नई चीज़ नया कंपाउंड बनता है तो वो रिएक्शन के नतीजे में बनता है. रिएक्शन दो किस्म के होते हैं, एक फिज़िकल रिएक्शन और दूसरा केमिकल रिएक्शन. हम इसकी मज़ीद मिसालों के ज़रिए से वजाहत करते हैं. अच्छा, अब देखिए फिज़िकल रिएक्शन, या आप इसको फिजिकल चेंज भी कह सकते हैं. ओके, इसकी एक सिंपल सी एग्जांपल की तरफ हम जाते हैं. लेट्स सपोज अगर आपके पास हाइड्रोजन है, दो हाइड्रोजन ले लीजिए, हाइड्रोजन मॉलिक्यूल और ऑक्सीजन मॉलिक्यूल ले लीजिए. इनको आप आपस में जब मिलाते हैं तो वाटर बनता है. ऑलराइट, चूँकि ये अभी बैलेंस नहीं है सो आप इसको बैलेंस्ड कर लीजिए. ओके, अब ये देखें कि ये होगा वाटर ही, चाहे ये लिक्विड से सॉलिड बन सकता है, यानी कि पानी से बर्फ़ बन सकता है या बर्फ़ से पानी बन सकता है, लेकिन इसका फार्मूला सेम ही होगा. तो आप चेंज कर सकते हैं. ये फिज़िकल चेंज कहलाता है. ऑलराइट, चाहे किसी भी फॉर्म में हो, यानी कि इससे लिक्विड से सॉलिड एंड सॉलिड से. कि ये केमिकल चेंज है. हमें केमिकल को देखते हैं इसमें, इसके एग्जांपल को. अच्छा, ये केमिकल रिएक्शन ये चेंज नहीं हो सकता, और प्रोडक्ट बनने के बाद जिस तरह हमने फिज़िकल रिएक्शन में पढ़ा, देखिए मैंने सिल्वर नाइट्रेट लिया है यहाँ पर, और इसका रिएक्शन HCl से या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ हम करवाते हैं. ओके, ये इस वक्त रिएक्टेंट हैं. जब इन दोनों का आपस में रिएक्शन होगा तो हमारे पास सिंपल सिल्वर क्लोराइड और HNO3 बनता है, जिसको हम नाइट्रिक एसिड कहते हैं. ओके, अब ये देखिए हमारे पास ये प्रोडक्ट हासिल हो गई है. अब आप जब इन सब मासेस देखते हैं, पीरियोडिक टेबल में जाकर इन सब के मास देखें तो सिल्वर का हमारे पास जो मास आता है वो 107 आता है. नाइट्रोजन का 14 होगा, एक ऑक्सीजन का 16 होता है. तो यहाँ पर चूँकि 3 ऑक्सीजन है तो 48 होगा, हाइड्रोजन 1 होगा, और क्लोरीन का एज यूजुअल 35.5 होगा. अब आप इन सब के मासेस को जब ऐड करते हैं तो वो सब सिंपल मिलाकर जो है 205.5 आता है. ओके, आपने इन सब के मासेस को कैलकुलेट किया, ये रिएक्टेंट कहलाएगा, और जो बनने वाली चीज़ होती है हमारे पास वो प्रोडक्ट होती है. अब आप सिंपल जो प्रोडक्ट बनी है उनके भी मासेस देखें, सिंपल वही होंगे. आपके पास सिल्वर का 107 और क्लोरीन का 35.5, हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14 और ये 48 ऑक्सीजन का, क्योंकि 3 ऑक्सीजन है. अब इनके मासेस सेम होते हैं बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन आप करें, लेकिन जब आप इनके वेट भी करते हैं तो इनके वेट भी सेम आते हैं बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन. उसमें कोई चेंजिंग नहीं होती. अगर आप लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन की एक आप इसको छोटे से एक सिंपल से न्यूमेरिकल की फॉर्म में भी आप इसको समझ सकते हैं, देख सकते हैं. मिसाल के तौर पर अगर हमने बिफोर रिएक्शन सिल्वर का वेट करते हैं तो सिल्वर का वेट हमारे पास, सिल्वर नाइट्रेट का वेट करते हैं तो सिल्वर नाइट्रेट जो है वो हमारे पास आता है 3 ग्राम. ओके, आपने 3 ग्राम सिल्वर नाइट्रेट ले लिया और उसका आपने वेट करवाया HCl के साथ या हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, 5 ग्राम हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ. अच्छा, जब आपने इन दोनों का आपस में रिएक्शन करवाया तो सिल्वर क्लोराइड जो आपको पास हासिल होता है वो आफ्टर द रिएक्शन 2 ग्राम हासिल होता है. ऑलराइट, अब अगर नाइट्रिक एसिड है तो अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन आपको सबके वेट पता है, और आपसे कोई ये पूछता है कि नाइट्रिक एसिड का वेट क्या होगा लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग, तो आपने कहा रिएक्टेंट है उनका वेट 8 ग्राम है तो यकीनन ये, तो अब ये जो है नाइट्रिक एसिड आपके पास ये यकीनन 6 ग्राम. ओके, तो आप ये देखिए, आपने बिफोर द रिएक्शन इनके वेट देखे एंड आफ्टर द रिएक्शन इनके वेट देखे. आप इनके मासेस ले लीजिए पहले, और आप इनके दोनों के रिएक्टेंट और प्रोडक्ट के वेट भी कर लीजिए, आपको सेम वेट मिलेंगे. सो इससे हमें ये प्रूव होता है
कि मैं आपका मास ना तो क्रिएट होता है और ना ही डिस्ट्रॉय होता है। इसकी सेकंड एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल की तरफ आ जाएं ताकि आपको मज़ीद इसकी एक्सप्लेनेशन हो जाए और ये बिल्कुल क्लियर हो जाए आपको। आप इसमें मीथेन ले लीजिए, ऐसा कीजिए CH4, और इसका रिएक्शन ऑक्सीजन से करवा दें, ऑक्सीजन मॉलिक्यूल। ओके, अब जब हम इनका रिएक्शन करवाते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड बनती है हमारे पास और हमको साथ इसके वाटर मिलता है या पानी मिलता है। इस वक्त ये बैलेंस नहीं है, आप इसको बैलेंस कर दीजिए, यहाँ 2 लगा दीजिए। ओके, और इसके अलावा यहाँ 2 आ गया, अब ये बैलेंस्ड है। ऑलराइट, अब जब आप पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और वहाँ जाके ये रिएक्टेंट है और जो चीज़ हमारे पास हासिल होती है वो प्रोडक्ट है। एज़ यूजुअल मैंने इसको R और P की शक्ल में लिखा है। अब आप अगर पीरियोडिक टेबल में जाते हैं और इन सब के मासेस देखते हैं तो आपको सिंपल कार्बन का पता है, मास जो होता है वो 12 होता है। और ओके, अब हम इसके मासेस लेते हैं। आपको पता है कार्बन का 12 होता है तो ये मिला के 16 होगा और ये 64 होता है। अब आप कार्बन डाइऑक्साइड का 44 लीजिए मास, और वाटर क्योंकि 2 मॉलिक्यूल हैं तो 36 होगा। ये 80 और ये 80, आप इन सबको प्लस कीजिए। ओके, अब आप इनके अगर वेट लेते हैं बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन तो ये आपको बिल्कुल सेम मिलेगा। इसका मतलब ये है कि लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन यहाँ पे फुलफिल होता है आपका कम्प्लीटली। मास ना तो क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है। आपने इनके मासेस ले लिए सब, आप इनका वेट भी ले लीजिए। आप चाहें तो इसको एक छोटे से न्यूमेरिकल की फॉर्म में देख सकते हैं। लेट सपोज मीथेन 2 ग्राम आपने ली, बिफोर द रिएक्शन 8 ग्राम आपने ऑक्सीजन ली। ऑलराइट, अब आफ्टर द रिएक्शन आपको अगर कार्बन डाइऑक्साइड 5 ग्राम मिलती है तो अगर कोई आपसे कहता है कि वाटर कितने ग्राम होगा, अगर आपने लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन के अकॉर्डिंग टू इसको किया तो आप सिंपल कह देंगे कि ये 5 ग्राम होगा। चूँकि अगर रिएक्टेंट का वेट 10 ग्राम था तो ज़ाहिर प्रोडक्ट का वेट भी 10 ग्राम होगा। तो यहाँ पर आपका ये कंप्लीट होता है। आप इसको चाहें तो घर पे भी एग्जामिन कर सकते हैं। आपने लेट सपोज सिरका ले लीजिए, विनेगर जो होता है आपका वो, और सोडा ले लीजिए। आपने उन दोनों को आपस में मिलाइए, उनका रिएक्शन करवाइए, लेकिन क्लोज सिस्टम में करवाइएगा। ये क्लोज सिस्टम में होता है और ये गैस बन जाते हैं आपस में मिलके प्रोडक्ट की फॉर्म में। तो आप उसका वेट कीजिए बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन तो वो सेम आएगा। ऑलराइट, और अगर माइनर सा थोड़ा फर्क भी आता है तो एनर्जी की फॉर्म में रिड्यूस हो जाता है, लेकिन वो इतना माइनर होता है कि आप उसको कंसिडर नहीं करते, उसको एडमिट नहीं करते। तो लॉ ऑफ मास ऑफ कन्वर्सेशन आपका कंप्लीट होता है कि मास ना तो क्रिएट हुआ है और ना ही डिस्ट्रॉय हुआ है बिफोर द रिएक्शन और आफ्टर द रिएक्शन। देखिए, लॉ ऑफ कांस्टेंट और लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन के मुताबिक, according to this law, that a given chemical compound always contain its component elements in fixed ratio. किसी भी कंपाउंड के जो एलिमेंट्स होते हैं उनकी रेशियो हमेशा फिक्स होती है, इसलिए इसको कांस्टेंट लॉ भी कहते हैं और इसको प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं क्योंकि इसको प्रोस्ट ने डिस्कवर किया। ओके, तो देखिए ये लॉ ऑफ डेफिनेट प्रोपोर्शन है या लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन है। ये डेफिनेट प्रोपोर्शन, ये कांस्टेंट प्रोपोर्शन हम इसको क्यों कहते हैं? इसको सबसे पहले जोसेफ प्रोस्ट ने इसको वो किया, डिस्कवर किया, और ये बहुत सिंपल सा है। लेट सपोज आप एग्जांपल ले लीजिए वाटर की, H2O, ठीक है। अब आपको पता है, ये देखिए मैंने वाटर की एग्जांपल ले ली, H2O। अब हमें मालूम है कि इसका जो रेशियो होगी वो हमेशा 2:16 आएगी, क्योंकि ऑक्सीजन का हमें मास पता है 16 है, हाइड्रोजन का बने 2 हाइड्रोजन यूज़ हुए हैं तो 2:16 आएगी। यहाँ पे 1:8 की रेशियो आती है। ओके, अब ये चाहे कहीं से भी लिया गया हो, किसी भी सोर्स से लिया गया हो, लेकिन इसकी रेशियो हमेशा कांस्टेंट रहेगी, हमेशा इसकी रेशियो एक परमानेंट रहेगी। ऑलराइट, तो वो चेंज नहीं हो सकती। ओके, इसी तरीके से अगर आप दूसरी मिसाल मैंने लेती हूँ अमोनिया। अमोनिया की मिसाल मैंने ले ली। अब अमोनिया क्या है? NH3। हमको पता है जब ये NH3 है तो ये क्या हो गया, 14:3 की इसकी रेशो है, और ये रेशो हमेशा कांस्टेंट होगी, इसमें किसी किस्म की चेंजिंग नहीं आएगी। सो इसको हम इसी वजह से हम इसको कांस्टेंट लॉ भी कहते हैं।
तरह से ये कांस्टेंट लॉ हो गया आपके पास, जिसके मुताबिक अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ये रेशो जो है कभी भी चेंज नहीं होती। 2:16 हो गए या 14:3, ये हमेशा परमानेंट रहती है, इसमें कोई चेंजिंग नहीं आती। हम इसकी मज़ीद एग्जांपल्स देखते हैं और उसके ज़रिए से इसको समझते हैं। देखिए इसकी जो सेकंड एग्जांपल है वो मैं लेती हूँ कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, बहुत सिंपल सा है ताकि इजी होगा। तो कार्बन डाइऑक्साइड में कार्बन का मास 12 ग्राम और ऑक्सीजन क्योंकि एक मॉलिक्यूल की शक्ल में है तो ये 32 ग्राम हम इसको लेंगे। ओके, एक ऑक्सीजन का 16 होता है तो 2 ऑक्सीजन 32 ग्राम हो गया। अच्छा, ऑलराइट, अब आप इसको देखिए, आप इसको ज़रा डिवाइड कीजिए। 32 को 12 से डिवाइड करेंगे तो आपके पास सिंपल सा है ये, आपके पास एक फिक्स इसकी रेशो आ जाएगी जो कि 2.6 ग्राम होगी। ऑलराइट, अब इसको मज़ीद समझने के लिए हम इसको मज़ीद आगे ब्रॉड करते हैं। मसलन हमने कार्बन को आपने ले लिया 2 कार्बन मॉलिक्यूल, मतलब कार्बन मॉलिक्यूल ले लिया, 2 कार्बन ले लिए तो आपने इसको 24 ले लिया और ऑक्सीजन भी बढ़ गया। ऑक्सीजन जो है चूँकि पहले एक मॉलिक्यूल था, अब ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल हो गए, 4 ऑक्सीजन हो गए तो 64 ग्राम हो गया। ठीक है, अब जब आप इनको डिवाइड करके देखेंगे तो इसको आपको फिक्स रेशो ही मिलेगी और वो मिलेगी 2.6 ग्राम। ऑलराइट, तो आप इसको मज़ीद आगे इसको हम एक्सप्लेन करते हैं। आप देखिए, आप कार्बन डाइऑक्साइड को बढ़े जाइए, 3 कर लीजिए आप इसको, तो कार्बन में 12 और ऐड कर दीजिए तो उसका मास मज़ीद बढ़ जाएगा। अब ये 36 हो गया है, 36 ग्राम और आपके पास 96 ग्राम, इन दोनों को आपस में डिवाइड कीजिए तो ये 2 ग्राम ही आएगा। तो देखें कितना सिंपल है, इन सब की रेशो फिक्स है, चाहे वो किसी भी फॉर्म में हो, कहीं से भी वो हासिल हुए हो, इन सब की रेशो आपको एक फिक्स हासिल हो रही है, इसीलिए इसको एक कांस्टेंट लॉ कहते हैं। ऑलराइट, तो अब आप इस चीज़ को कंसिडर करते हैं हम यहाँ पर कि क्योंकि हमने इस लॉ में बात ही यही करी है कि एक लॉ ऐसा है जिसमें एक सिंपल सा एक सेम रेशो आती है सबकी, जितने भी कंपोनेंट्स होते हैं एक कंपाउंड के, तो इन सेम रेशो और फिक्स रेशो की वजह से वो एक कांस्टेंट लॉ बन जाता है। ओके, अब आप ऑलराइट, अब ये देखिए कांस्टेंट लॉ हो गया ये। अब जैसे कि हमने कार्बन डाइऑक्साइड के मॉलिक्यूल्स को हम बढ़ाते गए, 12 पहले हमने लिया, फिर 24, फिर 36 और ऑक्सीजन 32, 64, 96 और इनकी रेशो देखिए सेम 2.6, 2.6 और 2.6 ही आई है। तो ये सेम रेशो होगी, इसीलिए फिक्स्ड रेशो की वजह से कांस्टेंट लॉ कहलाता है। चूँकि इसको प्रोस्ट ने वो करा कंसिडर, सबसे पहले उन्होंने डिस्कवर किया तो उसको प्रोस्ट लॉ भी कहते हैं।